नूब वॉर सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैंने विनलैंड सागा देख रखी थी, बस चैनल नहीं खोला था। मतलब जितना नूब दिखता हूँ उतना हूँ नहीं, लेकिन मेरे लिए एनिमे को ट्राई आउट करने का सबसे बड़ा रीजन विनलैंड सागा ही है और ये एक मास्टरपीस है। एक्सप्लेनेशन, सेनन जॉनर के मांगा में जो टॉप 4 मांगा होती है वो है बर्ज़र्क, वागाबॉन्ड, विनलैंड सागा और किंगडम। मतलब टॉप 4 में एक मांगा विनलैंड सागा का है और इसका अडेप्टेशन अच्छा है, तो ये मेरे लिए एक अच्छा सपोर्टिंग रीजन है। दूसरा मेरा पर्सनल बायस। देखो मेरे लिए मास्टरपीस का डेफिनेशन बहुत छोटा सा है। कोई भी फॉर्म ऑफ आर्ट इरिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट कि मैं लाइफ के किस स्टेज में हूँ, अगर मुझे इंस्पायर कर रही है तो वो मास्टरपीस है। तो हाँ, विनलैंड सागा इज मास्टरपीस सीजन 2 तक। आगे खराब कर दिए तो मेरा गलती नहीं। इसके दोनों सीजन को आए हुए बहुत टाइम हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता है कि स्पॉइलर वार्निंग की जरूरत पड़े। लेकिन अगर तुमने नहीं देखा है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और जाके पहले देखो। अगर सीजन 1 की स्टोरी की बात करूं तो ये कभी भी कोई एक कैरेक्टर पे फोकस नहीं करता। सीजन 1 को तुम ऐसे समझ सकते हो कि वो एक सेटअप सीजन है। सेटअप मतलब ये होता है कि अगर तुम्हारी स्टोरी में कोई बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है तो उससे पहले तुम स्टोरी में छोटे छोटे इंडिकेशन प्लान करोगे, ताकि जब वो बड़ा इवेंट हो तो वो फॉरेन कॉन्सेप्ट ना लगे ऑडियंस के लिए। और ये सेटअप विनलैंड के लिए था, क्योंकि ये हमेशा एक क्वेश्चन आता रहता है कि इसका मेन कैरेक्टर तो थॉरफिन है, तो यूजुअली जो मेन कैरेक्टर होता है वो हीरो भी होता है और थॉरफिन में कोई हीरोइक सिम्टम्स तो नहीं दिखते हैं। और विनलैंड सागा का फर्स्ट सीजन सेटअप करता है विनलैंड को। अब देखो इसका सीजन 1 4 कैरेक्टर पे फोकस करता है, थॉर्स, थॉरफिन, थॉरकैल और एस्केलाड। और इन चारों कैरेक्टर में से किसी को भी तुम मेन कैरेक्टर मान सकते हो, लेकिन हीरो तो बिल्कुल भी नहीं। थॉर और एस्केलाड की लड़ाई आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल की है। वहीं साइड में थॉरफिन और थॉरकैल है जो कहते हैं डक आइडियोलॉजी एंड प्रिंसिपल, हमको चाहिए रिवेंज, हमको चाहिए मजा। अब इन चारों में से तुम हीरो किसको बोलोगे? ऑब्वियसली थॉर्स को, जिसने आइसलैंड को अपना विनलैंड समझा। लेकिन अल्टीमेटली ये एक सागा है जहाँ कहानी एंड होगी विनलैंड पे। मतलब की स्टोरी सभी कैरेक्टर पे फोकस करके एक्चुअल में कैरेक्टराइजेशन बना रही है विनलैंड का। एक ऐसी जगह जहाँ स्लेवरी ना हो, डेथ को लोग सेलिब्रेशन मानते हो, और इसमें अगर मैं अपनी बात एक ऐड कर दूं तो एक ऐसी जगह जहाँ इंसानी जान की कुछ कदर हो, क्योंकि विनलैंड सागा कहानी है वाइकिंग एरा की। और अगर तुम पॉप कल्चर में नॉर्थमैन जैसी मूवी देखे हो तो तुम ये जानते होगे कि वाइकिंग वॉर में शहीद होना ऑनर मानते थे। और इसके सीजन 1 में सबसे ज्यादा एक्शन है जिसमें वाइकिंग्स का वो ब्रूटल फॉर्म दिखाया गया है। लेकिन एक और लेकिन, बड़ा वाला लेकिन, विनलैंड सागा मास्टरपीस उस ब्रूटैलिटी को रॉ दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि उस वायलेंस के पीछे की आइडियोलॉजी दिखाने के लिए है। और इसे देखने वक्त तुम अपने आप से क्वेश्चन करने लगोगे कि हाँ, किसी से लड़ाई करने का पीछे मेरा आइडियोलॉजी या मेरा सोच क्या है। और इस तरह का रियलाइजेशन सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि ये रियलिज्म को प्रेफरेंस देता है। अब देखो चलो कुछ लाइनों में सीजन 1 को खत्म करते हैं। वॉर में हो रहे पेन और सफरिंग को दिखाना वो तो बड़ी बात है, लेकिन कोई ये लड़ाई क्यों लड़ रहा है और किसके लिए लड़ रहा है ये दिखाना इतनी ब्यूटीफुल तरीके से, वो एक्चुअल में इसका प्लस पॉइंट है। और अगर इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है ही नहीं, इसलिए ये मास्टरपीस है। अगर मैं रिव्यू में इतना ज्ञान दे रहा हूँ तो समझ जाओ इतना इफेक्ट किया है इसने मुझे। अब बात करें सीजन 2 की तो इसमें एक्शन कम है, लेकिन मास्टरपीस तो मास्टरपीस ठहरा। यहाँ पे वॉर को रिप्लेस कर दिया गया है, कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया गया है फार्मिंग से। लेकिन उस एरा की फार्मिंग में भी ब्रूटैलिटी थी, स्लेव्स को इक्वल ट्रीट करना वो बिग नो था। थॉरफिन और आयना ने अच्छी फार्मिंग कर भी ली तो भी लोग ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे कि स्लेव को ह्यूमन जैसे राइट्स मिलने चाहिए। लेकिन ये ब्रूटैलिटी टर्निंग पॉइंट होता है थॉरफिन के लिए। अब इसे मैं टर्निंग पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थॉरफिन को अच्छा बनने के लिए, नहीं सॉरी, अच्छा बनाने के लिए स्टोरी पहले से ही छोटा छोटा सेटअप दी जा रही थी। फॉर एग्जांपल सीजन 1 में जब थॉरफिन को एक औरत मदरली अफेक्शन देती है, लेकिन बाद में थॉरफिन की आर्मी उसी के विलेज को रेड कर देती है। और सीजन 2 में इन लेडी को थोड़े ही समय के लिए एक बार और दिखाया जाता है। इसके बाद पूरा नाइटमेयर वाला सीक्वेंस जहाँ थॉरफिन ने जितने लोगों को मारा है वो वापस देखते हैं। और गलत बात तो ये है कि थॉरफिन को याद भी नहीं रहता है कि उसने कितने लोगों को मारा है। और फार्म पे हुए ब्रूटैलिटी जहाँ उसके खेतों को तबाह कर दिया जाता है, वो एक्चुअल में जाके उसका टर्निंग पॉइंट बनता है जहाँ पे वो वायलेंस छोड़ देता है। थॉरफिन के बाद जो कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि केटल, स्टार्टिंग में मेरे को लग रहा था कि ये एक ऐसा कैरेक्टर होगा जो नॉन वायलेंस को एज अ वेपन यूज करेगा, लेकिन अब सीजन एंड हो चुका है। मेरे विचार इसके लिए ये है कि केटल एक्चुअल में एक वीक पर्सन है। सोचो वो उस विलेज का सबसे पावरफुल पर्सन है, जो वो बोलेगा वो होगा, लेकिन उसकी कावर्डनेस का हो या वीकनेस, केटल एक ऐसा पर्सन है जिसका ऑनर फेक है। वो चाहता था उस बच्चे को मार नहीं खिलवाता, लेकिन उसके पास स्ट्रॉन्ग विल ही नहीं था कि वो आदेश दे कि उन्हें छोड़ दिया जाए। वो आर्नेट को मारता भी इसलिए है क्योंकि उसके पास वो वायलेंस का ऑप्शन था। अब देखो मैं किसी का सॉफ्ट होने को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है और मैं उस रिएक्शन वाले पार्ट को जज कर रहा हूँ। उसी के अगेंस्ट स्नेक या फिर उसके पापा का कैरेक्टर, ये दोनों बताते हैं कि स्ट्रॉन्ग विल कितना डिफरेंस ला सकता है। और अगर इंडिविजुअली बात करने जाऊँ तो ऑलमोस्ट सारे ही कैरेक्टर, सारे के सारे कैरेक्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग और इतने अच्छे हैं कि सब पे एक सेपरेट वीडियो बन
सकती है, जो अगर चाहिए तो कमेंट कर दो। अगर एनिमेशन की बात करो तो सीजन 1 को मैं दूसरे नंबर पे रखूंगा और सीजन 2 को नंबर 1 पे। इसका सबसे बड़ा रीजन है नाइटमेयर वाला सीक्वेंस और इन ब्यूटीफुल एनिमेशन का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो बहुत अच्छा है। इंडिविजुअल आर्क्स में मेरे को सबसे अच्छा आर्क प्रिंस कन्यूट का लगता है। गेम ऑफ थ्रोन्स में एक बहुत अच्छा सीन है वेरिस और टीरियन का, जिसका ओवरव्यू यही है कि पावर उसी के हाथ में होता है जिसे लोग पावरफुल मानते हैं। अब मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्रिंस कन्यूट ही बस एक ऐसा कैरेक्टर है जो इस बात को सबसे अच्छे तरीके से समझता है। वो जानता है कि उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है और ना ही वो गॉड है। तो धरती पे एक पैराडाइज लाने के लिए उसके पास मैजिक नहीं है, इसलिए पैराडाइज बनाने के लिए उसे वॉर रोकना होगा और वॉर वही रोक सकता है जिसके हाथ में पावर है। अब हाँ, तुम ये भी क्वेश्चन कर सकते हो कि थॉरफिन ने भी वॉर रुकवा दिया था, लेकिन ये याद रखो कि थॉरफिन ने कन्विंस किया था प्रिंस कन्यूट को वॉर रोकने के लिए। एक्चुअल में वो प्रिंस कन्यूट ही था जिसने वॉर रोकी थी। जब वो बोलता है कि वो पानी की लहरों को नहीं रोक सकता लेकिन वाइकिंग्स को कंट्रोल कर सकता है, दैट इज पावर। वीडियो को एंड करते वक्त भी ये फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ मेरे से छूट ही गया होगा। अगर तुम्हें कोई पॉइंट्स लग रहा है जो बात करनी चाहिए थी और मैंने नहीं किया तो कमेंट सेक्शन में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। And always remember, we have no enemies.